आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस के मामले की। मेंटेनेंस का मामला अगर आप 30 दिन के भीतर डिसमिस कराने का प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस नियम को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके पास में 30 दिन का समय होता है और 30 दिन का समय का आप उपयोग करके और ऐसे मेंटेनेंस के केस को पूरी तरीके से डिसमिस कराने का प्रयास कर सकते हैं। और एक केस जब मेंटेनेंस का डिसमिस हो जाता है, खासतौर से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाला केस अगर आपने पूरी तरीके से डिसमिस करवा दिया तो फिर ऐसे में सीआरपीसी की धारा 125 का मामला हो वो भी डिसमिस हो सकता है। ऐसे में बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत मामला हो वो भी डिसमिस हो सकता है। और ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट 24 के अंतर्गत मामला हो वो भी डिसमिस हो सकता है। तो मेंटेनेंस के सभी मामले एक केस की वजह से डिसमिस हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मामले एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इस कारण से एक केस डिसमिस होने से बाकी मामले भी डिसमिस हो सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको वो नियम बताने वाला हूं जिस नियम के अंतर्गत आप प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और 30 दिन के भीतर ऐसे केस को डिसमिस कराने का प्रयास कर सकते हैं और डिसमिस हो सकता है। अब इसमें ये पूरा केस डिसमिस होगा क्योंकि आमतौर पर डोमेस्टिक वायलेंस में पति के अलावा परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और अन्य जन भी इसमें कई बार डाल दिए जाते हैं जो कि उनके रिश्तेदार और परिवार कुटुंब जन ही होते हैं, वो इस मामले में होते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर क्या पति के ऊपर केस चलेगा, क्या कुटुंबजन के ऊपर चलेगा, क्या फिर ये रिश्तेदारों के ऊपर केस चलेगा, क्या फिर किसी के ऊपर केस नहीं चलेगा, या फिर इस केस में पति रहेगा तो कितने लोग रहेंगे, कितने लोग इस केस से बाहर होंगे, किसके ऊपर केस चलेगा, किसके ऊपर केस नहीं चलेगा। आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। साथ में आपको वो कारण भी बताएंगे और साथ में आपको वो सेक्शन बताएंगे और इस सेक्शन का प्रयोग, इस कानून का प्रयोग आपको किस न्यायालय में करना है और कहां पर कैसा आवेदन लगाना है और क्या कारण आपको बताने हैं, वो सभी जानकारी आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको देने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें आपको 200 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हम केस को ले लेते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले केस को अगर आपने पूरी तरीके से डिसमिस करवा दिया तो बाकी केसेस भी जो मेंटेनेंस के हैं वो भी डिसमिस इस केस की वजह से हो जाएंगे। क्यों होंगे, इसका कारण, जब भी आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत समन मिलता है, जिसे आप नोटिस कहते हैं, समन मिलता है, वो जैसे आपको समन मिलता है आपके पास में अब 30 दिन का समय होता है रिवीजन फाइल करने का। समन मिलते ही स्टार्टिंग में आपको समन मिला, आपने रिसीव किया, डेट डाली, आज से 30 दिन के भीतर आपको सेशन न्यायालय में जाना है और सेशन न्यायालय में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 29 का प्रयोग करना है और आपको वहां पर रिवीजन फाइल कर देनी है। रिवीजन में आप कारण क्या बताएंगे जिसकी वजह से डिसमिस होगा या नाम हटेंगे। पहला कारण, अगर आप इस रिवीजन में ये कारण बताते हैं कि भाई मेरी पत्नी ने रीमैरिज कर ली है या फिर वो एडल्ट्री में है, या तो उसने रीमैरिज कर ली है या फिर वो एडल्ट्री में और इसका आपने प्रूफ लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं चलता है और ये केस डिसमिस हो सकता है। दूसरी परिस्थिति में अब आपने कहा साहब हम तो इनके साथ नहीं रहते, जब हम नहीं रहते तो हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं चलेगा, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घर के अंदर होने वाली हिंसा, अब पत्नी साबित करे तो उस घर में उसके साथ हिंसा कैसे हुई। अब पत्नी साबित करेगी कि भाई हिंसा हुई है तब तो एक केस चलेगा, और अगर पत्नी ये साबित नहीं कर पाई कि उसके साथ उस घर में हिंसा नहीं हुई, वो लोग साथ नहीं रहते, तो जो लोग साथ नहीं रहते इस सेक्शन के अंतर्गत आपको इस केस से अभी इसी वक्त निकाल दिया जाएगा। तो ये है 30 दिन वाला नियम कि 30 दिन के भीतर अगर आप रिवीजन पेश कर देते हैं तो या तो पत्नी एडल्ट्री में हो या रीमैरिज कर चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा केस भी डिसमिस हो जाएगा। और दूसरी परिस्थिति में जहां पर जो लोग साथ नहीं रहते और उनने रिवीजन फाइल कर दिया तो फिर उन लोगों का नाम इस केस से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग साथ नहीं रह सकते और पत्नी ने अभी तक घरेलू हिंसा साबित नहीं कर पाई कि उसके साथ उन लोगों ने घरेलू हिंसा कैसे की। इसके अलावा आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं इस केस को लेके। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी के अभी इस केस को डिसमिस कराना है और हम रिवीजन 30 दिन वाले नियम से चूक गए हैं, तो आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं और हाईकोर्ट में आप 528 BNSS की धारा का प्रयोग करके इस केस को वहां पर क्वेश करने के लिए लगा सकते हैं। तो आपके पास में एक अधिकार ये भी है और वहां पर भी आपको यही कारण बताना पड़ेगा जिसकी वजह से केस डिसमिस होता है। अब इसके अलावा मान लीजिए 30 दिन वाला नियम भी चला गया,
इसको हमने उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि टाइम बाउंड होता है, 30 दिन के भीतर करना पड़ता है, न्यायालय में उपस्थित हो गए। अब हम हाईकोर्ट नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है या फिर हम जाना नहीं चाहते, कोई भी कारण हो सकता है। तो आप जिस न्यायालय में अभी है, यहां पर भी आप उसी केस के अंदर, उसी न्यायालय में डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 25 क्लॉज 2 का प्रयोग कर सकते हैं, 25 सब सेक्शन 2 का प्रयोग कर सकते हैं। और यहां पर भी यही कारण आपको बताना होगा और यही सबूत देना होंगे, और इन्हीं कारणों, इन्हीं सबूतों के आधार पर इस केस को आप डिसमिस करा सकते हैं, इससे आप नाम हटवा सकते हैं। पति के लिए एक ऑप्शन और भी है कि पत्नी जहां पर कमाती है, पर्याप्त आय के साधन है और पत्नी के पास में कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि जो भी घरेलू हिंसा को साबित करता हो, तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा केस भी डिसमिस पति करवा सकता है और सब लोगों के इसमें नाम भी हटेंगे और पति भी इस केस से बच सकता है। क्योंकि जब घरेलू हिंसा साबित नहीं होती है तो फिर पूरा का पूरा केस मेंटेनेंस के ऊपर आधारित हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में कोई घरेलू हिंसा का पत्नी के पास सबूत नहीं है और पत्नी के पास में ऑलरेडी इनकम है और वो पर्याप्त अपने लिए कमा रही है, तो फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाला पूरा का पूरा केस भी यहीं से डिसमिस हो सकता है, सेक्शन 25 क्लॉज 2, या फिर पूरा केस आपको फाइट करना पड़ेगा। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में आपके पास सबूत का होना जरूरी है। सबूत नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। मैं साथ नहीं रहता था, मेरा कोई संबंध नहीं है, सबूत चाहिए। पत्नी के पास में भरपूर इनकम, आय के साधन है, सबूत चाहिए। पत्नी एडल्ट्री में है, सबूत चाहिए। पत्नी ने रीमैरिज कर ली है, सबूत चाहिए। हमारी कोई गलती नहीं है, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, सबूत चाहिए। पत्नी हमारे साथ हिंसा करके भागी और झूठे आरोप लगा रही है, सबूत चाहिए। तो ये परिस्थितियां हैं और इनके अगर आपके पास सबूत हैं तो आप इस केस को डिसमिस करवा सकते हैं। और जब एक केस डिसमिस हो जाता है तो बाकी के दूसरे केस पर भी इनका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और वो केस भी, क्योंकि आरोप एक जैसे ही है भाई, आरोप एक जैसे ही है। एक केस में क्लियर हो गया कि वाइफ के पास कोई आरोप नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है और उसके मैं सबूत दिखा रहा हूं, तो वही सबूत मेरे को वहां लगाना है। तो जब यहां केस डिसमिस हो गया तो वो भी डिसमिस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस के अंतर्गत आने वाला सारे के सारे केसेस डिसमिस हो सकते हैं। या फिर जिस केस में मान लीजिए कि खाली मेंटेनेंस ही लगना है और पत्नी ने सारे केसेस किए हैं, तो भी ऐसी परिस्थिति में आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल कोर्ट के सामने, लायबिलिटीज और एसेट्स की डिटेल भी कोर्ट के सामने रखते हैं विधिवत तरीके से, तो फिर उतना ही मेंटेनेंस लगेगा जितना तीनों में एक साथ कोर्ट दे दे। मान लीजिए कि 10,000 देना थे तो तीनों में डिवाइड कर दे कि भाई एक में 4 दे दो, बाकी के 2 में 3-3 हजार दे दिया कोर्ट ने, 10,000 दे दिया। या फिर कोर्ट ऐसा भी दे सकती है, एक केस में 10,000 दे दिया, बाकी के 2 केस डिसमिस कर दिए कि भाई आपको मिल रहा पर्याप्त है, इससे ज्यादा ही दे सकते, आपका केस डिसमिस्ड। तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक केस में या फिर सभी केस में इक्वालिटी करके कोर्ट उसमें तय कर सकती है, या कोर्ट ऐसा आदेश कर सकती है कि इतना देना है, लेकिन अगर इतना या इससे अधिक किसी केस में मिल रहा है तो वो वाला वैलिड होगा, अन्यथा ए वाला वैलिड होगा। तो मतलब कि आपने अगर सही तरीके से तथ्य और तर्क रखे, सबूत रखे, तो फैसला सही आएगा और सही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।